हेलो, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट। हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट आपका हरियाणा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लोकल एक्ट है वहाँ का, तो आपको बस एक बार रीड करना है। डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट से वो हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट प्लस साथ में एमसीक्यूज, हर सेक्शन के साथ हम एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट एंड इविक्शन एक्ट 1973। ठीक है, 1973। देखो, सबसे पहले आपका एक्ट नंबर कौन सा है? एक्ट नंबर आपका 11 ऑफ। एक्ट नंबर आपको याद रखना। सब छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं आपको प्रीलिम्स में। एक्ट नंबर है कितना? है एक्ट नंबर है 11 ऑफ 1973। तो ये वाला पॉइंट है 11 ऑफ 1973। ठीक है। रिसीव द एसेंट। रिसीव द एसेंट ऑफ गवर्नर। किसकी? गवर्नर ऑफ हरियाणा 25 अप्रैल 1973। ठीक है। तो देन ये आपका आ जाएगा एमसीक्यूज में, बन जाएगा यहाँ पे 25 अप्रैल 1973। आप मार्क करते रहना अपना बेरेक्ट में, और हो सके तो छोटे छोटे बुलेट पॉइंट बना लो साथ साथ में। ठीक है। देन 27 अप्रैल को इसको पब्लिश किया गया था। समटाइम आपको क्वेश्चन पूछा कि कौन सा रिपब्लिक डे था इंडिया का, तो 24th ईयर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यूज का आपका। देन नाउ सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, कि कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है। हरियाणा रेंट जो अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट है। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973। It shall extend to all urban area, not rural in Haryana, but nothing herein contains shall apply to any cantonment area. तो कंटोनमेंट एरिया में एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। देन जैसे आपने हिमाचल में देखा होगा, हिमाचल रेंट एक्ट कंटोनमेंट एरिया में भी एप्लीकेबल होगा, पर यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। बट अर्बन एरिया में, जितने भी अर्बन एरिया हरियाणा के, वहां पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है। नथिंग दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एनी बिल्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच completed on or after the commencement of this act for a period of 10 years from the date of its completion। तो 10 years याद रखना कि उन बिल्डिंग पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा जो इस एक्ट के। नथिंग दिस एक्ट शैल अप्लाई, ये अप्लाई नहीं होगा जो कंस्ट्रक्शन हुई ऑन द कंप्लीट ऑन, जब ये एक्ट बना तब कंप्लीट हो चुकी थी, या फिर आफ्टर द कमेंसमेंट दिस एक्ट 10 ईयर्स तक ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखो, ये हमने सेक्शन 1 हमने रीड किया। सेक्शन 1 से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपका एमसीक्यूज में, वो एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जैसे लाइक द ऑब्जेक्टिव ऑफ हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट इज control to increase rent of certain premises situated within the limit of urban areas. V, eviction of certain tenant from the premises situated within the limit of urban area without any reasonable ground। तो C आएगा, A और B बोथ आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका। देन नेक्स्ट इज हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट इज, मैंने आपको बताया था कौन सा एक्ट है, 11 ऑफ 1973। इसका भी एमसीक्यूज आपका बन सकता है, तो आप नोट करते रहिएगा, या अपना बेरेक्ट में बेरेक्ट आपके पास होना चाहिए। बेरेक्ट में आपका मार्क करते रहेगा, हाईलाइट करते रहेगा। व्हाट इज द कंप्लीट नेम ऑफ द हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट? तो हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट एंड इविक्शन एक्ट, ये कंप्लीट नेम है इसका। तो ये कई बार समटाइम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बट हम माइनर सा मिस्टेक कर जाते हैं, सिली सी मिस्टेक। ऑन हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट रिसीव्ड एसेंट ऑफ गवर्नर, मैंने आपको बताया कि कौन सी से, तो 25 अप्रैल 1973। एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा पूरे हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट का, अगर आप मेरे साथ कर रहे हो इस चीज को। ठीक है। देन ओके, ऐप पे स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, अब स्क्रीन शो हो रही है आपको। ऐप पे जो इंस्टीट्यूट के ऐप पे देख रहे हैं, स्क्रीन शो हो रही है आपको? एक बार यस कर लो। ठीक है। ओके, चलो आगे हो रही है शो। हरियाणा रेंट एक्ट इज एप्लीकेबल। हरियाणा रेंट एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? तो ओनली टू अर्बन एरिया इन हरियाणा। कहाँ पे होगा? ओनली टू अर्बन एरिया ऑफ हरियाणा। देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज आपका, ये एमसीक्यूज बन रहे हैं आपके जो सेक्शन 1 से ही।
देन नेक्स्ट इज द हरियाणा रेंट एक्ट इज एप्लीकेबल टू, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? ठीक है, आबादी एरिया, विलेज, कंटेनमेंट एरिया, एरिया आउटसाइड लकीरा विलेज, नो, ये सिर्फ अर्बन एरिया में ही एप्लीकेबल, तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, तो देन under section 1 clause 3 of Haryana Revenue Rent Control Act, an exemption for a period of from the operation of the act is allowed to building the construction of which commenced or was completed on or after the date of commencement of act, कितना है? 10 years है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट enacted by the legislature in Republic of India, कौन सा रिपब्लिक था? 24th, तो बी ऑप्शन होगा, 24th ईयर। ठीक है, देखो एक सेक्शन से आपका कितना प्रियम्बल और सेक्शन से कितना एमसीक्यूज हो सकता है, तो ठीक है, नोट डाउन कर लेना इनको। Then now the definition clause, section 2, definition clause. In this act, unless there is anything repugnant in the subject or contest, building. अब कई बार कुछ सिंपल सा पूछ सकते हैं आपको कि बिल्डिंग की डेफिनेशन कौन से क्लॉज में है। Means any building or part of building let for any purpose, whether being actually used for that purpose or not, including any land down, outhouse, garden, lawns, wells or tanks, appurtenance to such building or the furniture let therewith, any fitting affixed to a or machinery installed in such building। ठीक है, ये सारा बिल्डिंग में इंक्लूड हो गया, ये आपको थोड़ा सा लिस्ट देखनी पड़ेगी। बट डज नॉट इंक्लूड, इसको याद रख लेना, बट डज नॉट इंक्लूड रूम इन अ होटल, हॉस्टल और बोर्डिंग हाउस। ये तीन चीजें याद रखो, ये इंक्लूड नहीं है, आपको यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। Then second definition, controller, section 2 clause B, means any person who is appointed by the state government। तो आपको आ सकता है who appointed the controller under urban rent control, तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा यहाँ पे? आपका स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द कंट्रोलर अंडर दिस एक्ट। लैंडलॉर्ड, सेक्शन 2 क्लॉज सी में लैंडलॉर्ड है, मींस एनी पर्सन फॉर द टाइमिंग इंटाइटल टू रिसीव रेंट। देखो यहाँ पे बोला इंटाइटल टू रिसीव रेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये नहीं बोला कि ऑनर है वो, ठीक है, एक्सेट्रा, बट यहाँ क्या इंटाइटल टू रिसीव, जिसको राइट है, चाहे वो एजेंट क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी तरह से, उसको इंटाइटल है रेंट रिसीव करने का, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड, वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट, चाहे वो अपने उसे, और ऑन बिहाफ, चाहे किसी के बिहाफ में, फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन और एज ट्रस्टी, गार्डियन, रिसीवर, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर फॉर एनी अदर पर्सन, and includes a tenant who sublet any building or rental land in the manner hereafter provided, and every person from the time to time delivering title under the landlord। तो देखो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में जो इंटाइटल है रेंट को रिसीव करने के लिए, चाहे वो उसकी अपनी अकाउंट में हो या किसी दूसरे के बिहाफ में रिसीव कर रहा है रेंट, ठीक है, चाहे वो ट्रस्टी, गार्डियन, रिसीवर, एग्जीक्यूटर और कैपेसिटी पे कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एनी अदर पर्सन, और इंक्लूड टेनेंट, जो सब टेनेंट, टेनेंट होता है, टेनेंट भी समटाइम लैंडलॉर्ड होता है क्योंकि उसके बाद राइट टू रिसीव द रेंट है। अगर विद द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड वो सबलेट कर देता है, विद द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड सबलेट करता है किसी दूसरे पर्सन को, देन tenant becomes landlord here for the purpose of section 2 clause C of the Haryana Rent Control Act। Then 2D, non-residential building, means of building being used mainly for the purpose of business or trade। जैसे कि जो बिल्डिंग बिजनेस और ट्रेड के लिए यूज की जाती है, मेनली जो मेन पर्पस ऑफ बिल्डिंग है आपका वो किस चीज के लिए, बिजनेस और ट्रेड, तो वो होगा आपका नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और ट्रेड, partly for the business or trade or partly for the purpose of residence, subject to the condition that person who carry on business or trade in the building reside therewith। मतलब पहली सिचुएशन है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग आपकी किस चीज के लिए बनाएंगे, बिजनेस के पर्पज से होल बिल्डिंग बनाएंगे, ट्रेड, ठीक है। सेकंड, पार्टली, पार्टली मतलब आधा उसमें बिजनेस चल रहा है, आधा उसमें कोई रह भी रहा है, लेकिन वो रह कौन रहा है, कंडीशन है कि वो खुद जो बिजनेस कर रहा है वही पर्सन उसके अंदर रिजाइड कर रहा है, तब भी वो बिल्डिंग क्या मानी जाएगी, वो बिल्डिंग मानी जाएगी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। समटाइम आपको ऑप्शन आएगा, ये 1 का ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, प्रोवाइजो का सी बना देंगे, ऑल ऑफ अबव कर देंगे, या थोड़ा सा उसमें चेंज कर लेंगे, छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ ध्यान रखना है। प्रोवाइडेड दैट इफ अ बिल्डिंग इज नॉट लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल and non-residential purpose separately to more than one person, the portion thereof let out for the purpose of residence shall not be treated as a non-residential building।
ये बोलता है कि अगर मान लो कि बिल्डिंग ना तो वो पर्टिकुलर किसी पर्सन को रेजिडेंशियल के लिए आपने कि ना ही नॉन रेजिडेंशियल पर्पस सेपरेटली मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन को, ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग मोर देन वन पर्सन को दे रखी है। द पोर्शन, जो पोर्शन है देयर ऑफ लेट आउट फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंशियल शैल नॉट बी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। समटाइम क्या होता है, मान लो सपोज बिल्डिंग के 3 फ्लोर है, आपका फर्स्ट फ्लोर आपने एक पर्सन को लेट आउट कर दिया, ठीक है, और वो बिजनेस कर रहा है उसमें और शॉप्स वगैरह ओपन कमर्शियल पर्पस के लिए, और सेकंड फ्लोर भी आपने बिजनेस पर्पस के लिए दे दिया। जो थर्ड फ्लोर है वो किसी तीसरे पर्सन को आपने रेजिडेंस पर्पस के लिए दे दिया। अब जो तीसरे पर्सन को आपने रेजिडेंस पर्पस के लिए दिया, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज नॉट ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंशियल, वो रेजिडेंस बिल्डिंग में ट्रीट होगा। लाइक दिस, मान लो 3 फ्लोर है, ठीक है। पहला वाला जो एग्जांपल था ये वाला, ये बोलता है कि सेम पर्सन को, मान लो सपोज हमने ए को ही बिल्डिंग दे दी, ए पर्सन को बिल्डिंग दे दी, ए को 2 फ्लोर में वो बिजनेस कर रहा है, एक में रह रहा है, वो खुद से रह रहा है, वही पर्सन सेम पर्सन एक बिल्डिंग में बिजनेस कर रहा है, पूरी की बिल्डिंग हमने उसको लेट आउट कर दिया है। अब वो पूरी की बिल्डिंग क्या मानी जाएगी, होल बिल्डिंग एज अ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। सेकंड बोलता है कि मोर देन वन पर्सन, मान लो आपने फर्स्ट फ्लोर ए को दे दिया, सेकंड फ्लोर आपने बी को दे दिया, थर्ड फ्लोर सी को दे दिया, ए और बी यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका जो पोर्शन माना जाएगा नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग माना जाएगा एक ही बिल्डिंग के अंदर। और जो टॉप वन फ्लोर है जो आपका रेजिडेंस पर्पस के लिए सी को दे दिया, वो क्या होगा आपका रेजिडेंस पर्पस, वो ट्रीटेड नहीं किया जाएगा नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। Explanation: where a building is used mainly for the purpose of business or trade, it shall be deemed to be non-residential building, even though a small portion thereof is used for purpose of the residence. ये बोलते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग हम मेनली किस पर्पस के यूज कर रहे हैं, बिजनेस पर्पस से, ट्रेड पर्पस, लेकिन उसका स्मॉल पोर्शन, मान लो एक रूम या 2 रूम के रेजिडेंस पर्पस से यूज कर रहा है कोई पर्सन, या वही पर्सन उसके अंदर रह रहा है, तो वो क्या मानी जाएगी, नॉन रेजिडेंस बिल्डिंग मानी जाएगी, रेजिडेंस नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अगर स्मॉल पोर्शन भी यूज करा तो। और यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो भी रूल है उसको, ठीक है। रेंटल लैंड मींस एनी लैंड लेट सेपरेटली फॉर पर्पस ऑफ बीइंग यूज्ड प्रिंसिपली फॉर बिजनेस और ट्रेड। रेंटल लैंड के मतलब जो पर्पस क्या होगा, मेनली किस पर्पस के लिए यूज की जा रही, वो बिजनेस और ट्रेड के लिए। रेजिडेंस रेजिडेंस बिल्डिंग मींस एनी बिल्डिंग विच इज नॉट नॉन रेजिडेंशियल, तो क्लियर है, जो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं होगी वो क्या है, आपका रेजिडेंस होगा। अब नॉन रेजिडेंशियल की डेफिनेशन हमने अभी तक डिस्कस की। देन टेनेंट मींस एनी पर्सन बाय होम ऑन हुज अकाउंट रेंट इज पेबल फॉर बिल्डिंग और रेंटल लैंड एंड इंक्लूड अ टेनेंट कंटिन्यू इन पोजीशन after the termination of his tenancy, and in the event of such person's death, such of his heirs as are mentioned in schedule appended to this act, and who were ordinarily reside with him at the time of his death, but does not include a person placed in occupation for building or rental land by its tenant, except with the written consent of landlord or person to whom the collection of the rent or fees in public market, ठीक है, garden slaughter house and slaughterhouse in the or of rent for show for is framed out and leased by municipal town or notified area committee। द रेंट, जिस जो रेंट पे कर रहा है, जिसके अकाउंट से रेंट जा रहा है, उसको हम टेनेंट बोलेंगे, ठीक है। और जो टर्मिनेशन, मान लो 1 ईयर के लिए आपका टेनेंसी एग्रीमेंट बना है और आफ्टर दैट वो फिर से कॉन्टिन्यूस पोजीशन पे है, उसको भी टेनेंट बोला जाएगा, स्टैट्यूटरी टेनेंट बोला जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट अगर टेनेंट की डेथ हो जाती है, जो लीगल ईयर्स है उसके, जो शेड्यूल में आपका मेंशन दिया है लीगल ईयर्स, आपका बेरेक्ट में लास्ट में शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है, तो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग दे आर ऑल्सो टेनेंट। जो एट दैट टाइम जब उसकी डेथ हुई उस टाइम उसके साथ वो रह रहे थे, और वो भी टेनेंट माने जाएंगे। बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन प्लेस ऑक्यूपेशन, ये बोलता है कि हमने मान लो जैसे सब टेनेंसी कर दी, सब टेनेंसी कर दी विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, तो ही विल नॉट ट्रीटेड एज अ टेनेंट, उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। एंड एनी अदर जैसे म्युनिसिपल लीज फ्रेम्ड आउट, ये टेनेंट नहीं माने जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अर्बन एरिया means any area administrated by municipal committee or notified area committee, Faridabad complex administration, or any area declared by the state government by notification to be urban area for the purpose of this act। अब हमने बोला कि एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, आपका अर्बन एरिया में ही एप्लीकेबल होगा, तो उसमें उनका डेफिनेशन दे दी आई में कि म्युनिसिपल कमेटी हो गया, नोटिफाइड एरिया कमेटी हो गया, फरीदाबाद कम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, देन एनी एरिया डिक्लेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट जो भी डिक्लेयर टाइम टू टाइम डिक्लेयर करेगी, ठीक है।
नाउ द क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलर कहां पे दी है? तो डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलर बी में दे रखी है, ठीक है, 2V में। और डेफिनेशन आपको अच्छे से करना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। नॉन रेजिडेंशियल मींस अंडर अराना रेंट कंट्रोल एक्ट की नॉन रेजिडेंशियल क्या मानी जाएगी? नंबर 1, बिल्डिंग बीइंग यूज मैनुअली फॉर पर्पस रेजिडेंस ओनली, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। बिल्डिंग बीइंग यूज मैनुअली फॉर पर्पस बिजनेस और ट्रेड, यस, ये ऑप्शन आपका सही है। बिल्डिंग बीइंग नॉट यूज फॉर लिविंग, बिल्डिंग बीइंग यूज सोली फॉर द टेनेंट ओनली, तो बी ऑप्शन यहाँ अप्रोप्रिएट होगा कि इस बिजनेस और ट्रेड के लिए डेफिनेशन से लिया गया ये। द फेयर रेंट इज डिफाइंड अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, कौन से फेयर रेंट कहाँ पे डिफाइन है? फेयर रेंट कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। ए में बिल्डिंग है, ठीक है, डी मैक्सिमम, तो कहीं पे डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन होगा, फेयर रेंट कहीं पे डिफाइन नहीं है। द टर्म टेनेंट इज डेफिनेशन अंडर हरियाणा कंट्रोल रेंट कंट्रोल एक्ट, टेनेंट की डेफिनेशन कहाँ पे है? 2H में टेनेंट की डेफिनेशन है, ये एक बार बेरेक्ट में आपको देख लेना। कंट्रोलर मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द, कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोलर अंडर द अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है। देन सेक्शन 2C अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट definition, landlord as person who is entitled to receive rent on his own account or as trustee or guardian, yes, receiver executive, yes, दोनों है, तो C आ जाएगा both A and B, ठीक है, appropriate जो आंसर है, आप इसको टिक करते रहिएगा अपना डायरेक्ट में। Then now the next section 3, देखो एग्जम्पशन भी कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी एरिया को अर्बन एरिया में इंक्लूड कर सकता है, किसी को नहीं कर सकता है, किसी बिल्डिंग को वो इस क्लास ऑफ बिल्डिंग या बिल्डिंग को अर्बन रेंट एक्ट से एग्जम्प्ट कर सकता है और उसको ऐड भी कर सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट that all or any of the provision of this act shall not apply to any particular building or rental land or to any class or building or rental land, तो किसके पास पावर है एग्जम्पशन का? मान लो किसी बिल्डिंग पे अभी रेंट एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके कि उस बिल्डिंग पे अभी रेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है और डिस्कशन पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट। अंडर सेक्शन 3 of the Haryana Rent Control Act, the power to exempt any or class of particular building or rental land from the application of provision of this act exercised by, कौन एक्सरसाइज करेगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा आपका, स्टेट गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 3, ठीक है, क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 4, डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट। सेक्शन 4, डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट सेक्शन 4। पहले तो सेक्शन 4 यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि सेक्शन डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट कौन से सेक्शन में? सेक्शन 4 में। द कंट्रोलर शेल ऑन एप्लीकेशन बाय टेनेंट और लैंडलॉर्ड, देखो इधर पार्टी यहाँ एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, चाहे टेनेंट भी फाइल कर सकता है, लैंडलॉर्ड, तो आपको कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं कौन पार्टी यहाँ पे फाइल कर सकते हैं? टेनेंट भी फाइल कर सकता है और लैंडलॉर्ड भी। ऑफ अ बिल्डिंग और रेंटल लैंड फिक्स the fair rent for such building or rental land after holding such inquiry as he may think fit, such fair rent shall be operated from date of application। देखो आफ्टर होल्डिंग वो एक लिमिटेड इंक्वायरी करेगा, उसके बाद उसको डिसाइड करेगा जो एप्लीकेशन फाइल किया फेयर रेंट को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। देन सच फेयर रेंट कब से ऑपरेटिव होगा? ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ पे, ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो अंडरलाइन कर लेना इसको। In fixing of the fair rent under this section, the controller shall first determine the basic rent which shall be, वो कैसे डिसाइड करेगा? कंसिडरेशन क्या रहेगा, उसके बाद पैरामीटर क्या रहेंगे? तो पैरामीटर दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 4 itself, in the respect of building the construction whereof was completed on or before 31st day of December 1961 and land let out before the said date, the rent prevailing in the locality, अब बता उस लोकेलिटी में फॉर सिमिलर बिल्डिंग या रेंट सिमिलर रेंटेड लेट आउट फॉर न्यू टेनेंट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1962। अब देखो ये बोलते हैं कि आपका जो रेंट, जो मान लो जिस पर्टिकुलर एरिया में आप डिटर्मिनेशन करवाना चाह रहे हो, सेम बिल्डिंग की सेम स्ट्रक्चर है, सेम फैसिलिटी दे रहे हैं, उस लोकेलिटी में सिमिलर बिल्डिंग के लिए क्या रेंट चल रहा है आजकल उस लोकल एरिया में, उस लोकेलिटी के रेंट जो प्रिवेल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो न्यू रेंट यहाँ पे फिक्स करेगा फेयर रेंट, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग, ये डेट याद रख लेना, समटाइम डेट पूछ लेते हैं 1961 एक्सेट्रा। इन द रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग द कंस्ट्रक्शन वेयर ऑफ इज कंप्लीटेड, ठीक है, वेयर ऑफ इज कंप्लीटेड,
whereof is completed after the 31st day of December 1961 or land let out after the said date, the rent agreed upon between the landlord and tenant preceding the date of the application, or where no rent has been agreed upon, the basic rent shall be determined on the basis of rent prevailing in the locality for similar billing rental and date at the date of application. अब तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड है टेनेंट वो आपस में फिक्स कर लेते हैं रेंट की, हमने एग्रीमेंट कर लिया उन्होंने कि इसके अकॉर्डिंग हमने रेंट डिसाइड करना है, तो इन दैट केस उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर उन्होंने एग्री नहीं किया तो फिर आपका कोर्ट में जो लोकेलिटी में जो प्रिवेलिंग जो लोकेलिटी में जिस जहां पे वो डिसाइड करना है उसमें सेम सिमिलर बिल्डिंग के लिए क्या रेंट है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन, कि डेट ऑफ एप्लीकेशन में क्या प्रिवेल क्या रेंट चल रहा है आजकल मार्केट के अंदर उस लोकल एरिया में उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ठीक है। In fixing the fair rent, the controller may allow an increase or decrease on the basic rent determination under subsection 2, not exceeding 25% of the raise or fall in general level of the price since the date of agreed rent or the date of application, as the case may be, in accordance with the average all India wholesale price index number as determined by the government of India for the calendar year immediately preceding the date of the application. ये बोलता है कि जो ऐसा नहीं है कि वो फिक्स रेंट होगा, यहाँ पे इंक्रीज भी किया जा सकता है डिक्रीज का कोर्ट कंट्रोलर यहाँ पे अलाउ कर देगा, लेकिन जो इंक्रीज और डिक्रीज वो कितने परसेंट होगा, आपका 25% से ज्यादा नहीं हो सकता है, जो आपका जनरल जो प्राइस है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एवरेज और एआई जो होल प्राइस इंडेक्स नंबर है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर सकता है जो गवर्नमेंट इंडिया ने इशू कर रखा है, तो कितना 25% जो आपका एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है। Notwithstanding that the fair rent for building or rental land has been fixed under the East Punjab Urban Rent Restriction referred to as 1949 Act, a landlord or tenant of such building or rental shall be entitled to get its fair rent fixed under this section. Notwithstanding मतलब वो फेयर कर सकते हैं, उसका कोई इफेक्ट यहाँ पे पड़ने वाला नहीं, किसका, ईस्ट जो पंजाब एक्ट का। Then notwithstanding anything contained in this act, the controller may fix the fair rent on the basis of compromise arrived at between the parties to the proceeding. Such rent shall be binding only between the parties and their heirs. तो ये बोलते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि अगर कंट्रोलर फिक्स कर सकता है फेयर रेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड, उनकी कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे भी यहाँ पे रेंट को फिक्स किया जा सकता है। ठीक है। और वो रेंट देखो ये इन पर्सोनम होगा, क्या होगा, इन पर्सोनम होगा, वो बिटवीन द पार्टीज ही एप्लीकेबल होगा, इन रैम नहीं होगा। तो क्वेश्चन आ सकता है पर्सोनम एप्लीकेबल है कि इन रैम, तो इन रैम नहीं होगा, इन पर्सोनम होगा। देन नाउ द देखते हैं कि सेक्शन 4 से क्या एमसीक्यूज बनते हैं यहाँ पे। अंडर द हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट प्रोविजन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट हैव बीन मेड इन सेक्शन 4। क्लियर है कि सेक्शन 4 में देखो सेक्शन तो आपको एटलीस्ट करने हैं, और आप बार बार हर एक जो छोटे छोटे एक्ट होते हैं उनके आप इंडेक्स देख लो, उनका कंटेंट देख लो, आगे सेक्शन का देख लो, सेक्शन में छोटी छोटी चीजें लिख लो, क्योंकि इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपका जो जब ये जो आपका डेज होते हैं बिफोर एग्जाम, जो 10 डेज है 8 डेज है, ठीक है, तो इसमें आपको ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेनी चाहिए। ऑन हुज एप्लीकेशन कंट्रोलर कैन फिक्स द रेंट अंडर हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट, किसकी, दोनों के, बाय द टेनेंट और लैंडलॉर्ड। मैंने बताया इधर पार्टी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन ही है आपका सेक्शन 4 में। अंडर द अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट द फेयर रेंट कैन बी फिक्स्ड बाय द रेंट कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज, यस कर सकता है, क्लॉज 5 में दिया हुआ है। डिसीजन केस बिटवीन पर्सन हु आर नॉट द पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ अदर पार्टी, नो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही रहेगा, ए आपका ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि ए में लिखा हुआ है कि कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्टी, और क्लॉज 5 से लिया गया क्वेश्चन है। क्लॉज 2(4) ऑफ द हरियाणा रेंट डील विद फिक्सिंग द बेसिक रेंट, फिक्सिंग द फेयर रेंट, ठीक है, फिक्सिंग द फेयर रेंट, फिक्सिंग द इंक्रीज रेंट एंड नन। तो फिक्सिंग द फेयर रेंट से डील कर रहा है, तो आपने ध्यान रखना सेक्शन 4 फेयर रेंट की बात कर रहा है। दो क्वेश्चन बन गया, 25% को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, क्वेश्चन वो भी बन सकता है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट सेक्शन 5 रिवीजन इन फेयर रेंट इन सर्टेन केसेस। क्या रिवाइज भी, जो सेक्शन 4 में हमने फिक्स किया फेयर रेंट, कंट्रोलर ने फिक्स किया, क्या उसको रिवाइज भी किया जा सकता है? ठीक है, उसको रिवीजन के इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है, वो सब कहाँ दिया सेक्शन 5 में। When the fair rent of building or rental land has been fixed under section 4, no further increase or decrease in fair rent shall be permissible for period of 5 years। तो ये एक प्रोहिबिटरी प्रोविजन है, प्रोहिबिट करता है कि आप 5 ईयर तक उस रेंट को
नहीं इंक्रीज कर सकते ना डिक्रीज कर सकते। कब तक? 5 ईयर तक। तो जनरल रूल है कि सेक्शन 4 में एक बार रेंट आपका फिक्स हो गया, आफ्टर दैट यू शैल नॉट बी परमिसिबल फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। Provided that an increase may allowed in case where an addition, improvement or alteration has been carried out at the expenses of the landlord and in the building or rental land which is in occupation of tenant, then at the request of the tenant। अभी एक्सेप्शन में आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्शन है, जनरल रूल है कि नो प्रोहिबिशन, नो इंक्रीज और डिक्रीज आपका फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर तक एक बार फिक्स हो गया। लेकिन यस, इम्प्रूव आपका बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं अगर लैंडलॉर्ड ने कोई एडिशनल इंप्रूवमेंट किया उस बिल्डिंग में, या जहां आप रेंटेड प्रोमाइसेस में रह रहे हो, ठीक है, और मतलब कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर दी, ठीक है। बट किसकी रिक्वेस्ट पे? टेनेंट की रिक्वेस्ट पे, और लैंडलॉर्ड के एक्सपेंस, लैंडलॉर्ड अपना खर्चा वहां पे करके वो एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी टेनेंट के लिए, तब उसमें इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, इंक्रीज कर सकता है। Provided further that decrease may be allowed in cases where there is a decrease or diminution in the accommodation or amenities provided। बोलते डिक्रीज कम भी किया जा सकता है। अगर मान लो लैंडलॉर्ड ने पहले कोई फैसिलिटी दी थी, अब उसको रिवोक कर गया, वो डिक्रीज कर गया, उस फैसिलिटी को नहीं दे रहा वो उस चीज को, ठीक है, या एमिनिटी को कम कर दिया, तो देन इन सच केसेस वो डिक्रीज कर सकता है। और इंक्रीज के लिए क्या, और एट द रिक्वेस्ट ऑफ टेनेंट की रिक्वेस्ट को फैसिलिटी ऐड कर दी। Any dispute between the landlord and the tenant in regard to any increase or decrease under this section shall be decided by the controller। अगर उनके बीच कोई dispute अरोज होता है कि इंक्रीज और डिक्रीज के अकॉर्डिंग सेक्शन 5, तो कौन डिसाइड करेगा? बाय द कंट्रोलर ही डिसाइड करेगा। रेंट एक्ट के अंदर किसको पावर दी होती है? कंट्रोलर को। एमसीक्यूज देखते हैं सेक्शन 5 में। द फेयर रेंट ऑफ अ बिल्डिंग और रेंटल लैंड फिक्स्ड अंडर हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट जनरली प्रिवेल्स फॉर अ पीरियड ऑफ, कितने पीरियड के लिए? 5 इयर्स के लिए। कितने पीरियड के लिए? 5 इयर्स के लिए। देन एज पर द पे रेंट, फेयर रेंट कैन बी इंक्रीज्ड, फेयर रेंट कैन बी इंक्रीज्ड, इंक्रीज कर सकते कि नहीं कर सकते अंडर द हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट इफ सम अल्टरेशन एक्सेट्रा कैरिड आउट एट द टेनेंट एक्सपेंसेस। नो, ये टेनेंट एक्सपेंसेस में नहीं होगा, लैंडलॉर्ड के एक्सपेंसेस पे होगा। इफ सम अल्टरेशन एक्सेट्रा कैरिड आउट एट द एक्सपेंसेस ऑफ जो लैंडलॉर्ड है, तो यस, बी आंसर यहाँ अप्रोप्रिएट होगा। डिस्प्यूट ऑफ रेंट इंक्रीज इज फर्स्टली डिसाइडेड अंडर हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट। कौन डिसाइड करेगा यहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट जज करेगा? नो। रेंट कंट्रोलर करेगा? यस, रेंट कंट्रोलर करेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। सिविल जज? नो। सेशन जज? नो। तो यहाँ पे कौन करेगा? रेंट कंट्रोलर। अगर कोई फर्स्टली डिसाइड द रेंट, डिस्प्यूट रेंट इंक्रीज के बारे में लास्ट क्लॉज से ये क्वेश्चन है। देन सेक्शन 6, लैंडलॉर्ड नॉट क्लेम एनीथिंग एक्सेस ऑफ फेयर रेंट। लैंडलॉर्ड जो फेयर रेंट एक बार सेक्शन 4 में फिक्स किया, उसके एक्सेस वो क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लेम नहीं कर सकता है। Save as provided in this act, when controller has fixed the fair rent of the building or rental land section 4, the landlord shall not claim or receive any premium or other like sum in addition for the fair rent, any rent in excess of the fair rent, but the landlord may stipulate for and receive in advance in amount not exceeding 1 month rent। देखो ये बोलते हैं कि फेयर रेंट के अलावा मान लो अगर 5000 फेयर रेंट यहाँ पे आपका फिक्स किया गया, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं ले सकते, एक्स्ट्रा कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यस, वो 1 मंथ का रेंट एडवांस ले सकते हैं। कितने मंथ का रेंट? 1 मंथ रेंट एडवांस। एनी एग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ एनी सम इन एडिशन टू फेयर रेंट और रेंट इन एक्सेस ऑफ सच फेयर रेंट शैल बी नल एंड वॉइड। या फिर कोई एग्रीमेंट करते हैं, एक बार फेयर रेंट हो गया, डिसाइड कर दिया सेक्शन 4 में, आफ्टर सब्सिक्वेंट वो कोई एग्रीमेंट करता है लैंडलॉर्ड टेनेंट आपस में रेंट एडिशन के लिए, तो एग्रीमेंट क्या होगा? shall be null and void। वो एग्रीमेंट null, क्योंकि वायलेशन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन प्रोविजन ऑफ रेंट कंट्रोल एक्ट। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 क्या हो जाएगा? void हो जाएगा, क्योंकि वहां पे लिखा है 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्या कोई भी इस तरह का एग्रीमेंट जो अनलॉफुल पर्पस से हो या फिर फॉरबिडन बाय लॉ हो या फिर ब्रीच एनी कंडीशन या प्रोविजन ऑफ द लॉ, तो वो क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड। सेम यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है उसको, नल एंड वॉइड। देखते हैं एमसीक्यूज क्या बनते हैं। Landlord is not allowed to claim or receive any premium or other like sum in addition to fair rent or any rent in excess of such fair rent। The provision is inserted under the section of the Haryana Rent Control Act। कब ये insert किया गया? कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 6। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 6,
ठीक है, पहला तो सेक्शन पे ही क्वेश्चन बन जाता है। अंडर हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट द लैंडलॉर्ड कैन चार्ज फॉर ग्रांट रिन्यूअल ऑफ और कंटिन्यूस ऑफ टेनेंसी डी नन ऑफ अबव। ना फाइन ले सकता है, ना शेयर ले सकता है, ना प्रीमियम ले सकता है, तो नन ऑफ अबव होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देन सेक्शन 6 ऑफ हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट shall apply to the cases where fair rent has already been fixed, fair rent is still fixed। ये मतलब fair rent fix होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, फिर सेक्शन 6 एप्लीकेबल होगा। जब फेयर रेंट ही आपका फिक्स नहीं होगा तो सेक्शन 6, 5 वगैरह ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। देन अंडर द हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एविक्शन एक्ट एनी एग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ सम इन एडिशन टू रेंट और रेंट इन एक्सेस ऑफ फेयर रेंट शैल बी क्या होंगे, नल एंड वॉइड। क्लियर है, शैल बी नल एंड वॉइड होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है the provision restricting landlord to charge fine or premium for grant, renewal or continuance of tenancy is covered under section of हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 6। फिर से सेक्शन 6 आ जाएगा। देन नाउ सेक्शन 6A डिपॉजिट ऑफ रेंट। देखो समटाइम क्या होता है कि लैंडलॉर्ड रिफ्यूज कर देता है आपका रेंट एक्सेप्ट करने से, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप कहाँ पे डिपॉजिट करोगे, वो सेक्शन 6 में दे रखा है। ठीक है, तो आप कंट्रोलर के पास अप्लाई करोगे, जो भी आपका रेंट बनता है, टेनेंट का रेंट बनता है, वो वहां कंट्रोलर को पास डिपॉजिट कर सकता है, या कोई ऑथोराइज पर्सन जो वहां पे है उसके पास डिपॉजिट कर सकते हैं। लेट्स चेक जरा सेक्शन 6 से क्या बोलता है। Notwithstanding anything to a contrary contained in any other lawful time being in force, if landlord refuse to receive or grant or receipt for any rent। देखो जब भी लैंडलॉर्ड अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि उसको रिसिप्ट इशू करना पड़ेगा, और टेनेंट का राइट है रिसिप्ट को ऑब्टेन करने का राइट है कि वो रिसिप्ट ऑब्टेन कर लेगा। ठीक है, अगर वो रिसिप्ट नहीं देता है या रेंट को रिफ्यूज करता है, रेंट को रिसीव नहीं करता है, एनी रेंट पेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड व्हेन टेनेंट टेंडर टू हिम बाय टेनेंट, जब टेनेंट उसको दे रहा है वो रिसीव नहीं कर रहा है, ना ही रिसिप्ट इशू कर रहा है, द टेनेंट मे अप्लाई टू द कंट्रोलर for leave to deposit the rent in his office and the controller shall receive the deposit if after examining the applicant he is satisfied that there is sufficient ground for application and if the applicant pays the fee if any chargeable for the issue of the notice hereinafter provided। ठीक है, तो जो टेनेंट है उसके पास रेमेडी क्या है, अगर कोई रिसीव नहीं कर रहा, रेंट रिसिप्ट इशू नहीं कर रहा है, उसके पास रेमेडी है, वो जाके कंट्रोलर के पास अप्लाई करेगा और उनके कंट्रोलर के ऑफिस में रेंट यहाँ पे आपका डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, देन क्लॉज 2 when a deposit has been received under section subsection 1 it shall be deemed to be payment made by the tenant to his landlord in respect of the rent due। ठीक है, अगर एक बार यहाँ पे डिपॉजिट कर लिया क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग ऑफिस में, तो डीम्ड ऐसा माना जाएगा जैसे वो पेमेंट लैंडलॉर्ड को कर दी, क्योंकि वो आफ्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंट्रोलर सफिशिएंट ग्राउंड होना चाहिए कि आप क्यों डिपॉजिट करो, क्यों आप लैंडलॉर्ड को नहीं दे रहे हो, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा कि लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या मैं कंफ्यूज हूँ किसको मैं रेंट दूं। मान लो कई बार क्या होता है कि लैंडलॉर्ड फादर थे, आज तक फादर को रेंट देते थे, उनकी डेथ होगी, आफ्टर उनके 2 सन है या 3 सन्स है, अब आइदर किसको एक बोला कि मैं लैंडलॉर्ड हूं, दूसरा बोलता मैं लैंडलॉर्ड हूं, तो वहां पे कंफ्यूजन है, तो वो आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ द माना जाए कि डीम टू द लैंडलॉर्ड को पे कर लिया। ठीक है, देन ऑन रिसीविंग द डिपॉजिट द कंट्रोलर शैल गिव नोटिस टू द रिसिप्ट देयरऑफ टू द लैंडलॉर्ड एंड शैल पे द अमाउंट देयरऑफ। आफ्टर द कंट्रोलर जब रिसीव कर देगा वो रेंट, और वो ऐसा मान जाए लैंडलॉर्ड को पे कर देगा जो ड्यू थे, एंड देन कंट्रोलर यहाँ पे आपका नोटिस इशू करेगा। नोटिस किसको इशू करेगा, उन लैंडलॉर्ड्स को, उसके बाद उस पे उनको पे किया जाएगा वो रेंट। ठीक है, सेक्शन 6A पहला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट डिपॉजिट ऑफ रेंट इंसर्टेड बाय, कब इंसर्ट किया गया था, इसमें अमेंडमेंट देखना अपने बेरेट के फुटनोट में दिया होगा, हरियाणा एक्ट नंबर 16 ऑफ 1978। ठीक है, देन एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और एक आपका सेक्शन पे तो बनता ही बनता है, सेक्शन तो आपको याद होना चाहिए। डिपॉजिट ऑफ रेंट के रिगार्डिंग कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 6 क्लॉज A। Then section 7 rent which should not have been paid may be recovered। ये बोलता है कोई रेंट आपको पे नहीं करना था बट आपने पे कर दिया, एक्सेस रेंट पे कर दिया, एक्सीड कर गया आप। ठीक है, मान लो आपको 5000 पे करना था, एक्चुअली आपने 8000 गलती से पे कर दी, या जैसे भी पे कर दिया,
अब इसमें से 3000 एक्स्ट्रा लैंडलॉर्ड को चलेंगे, कितने 3000 एक्स्ट्रा चलेंगे। वेयर any sum has, whether before or after the commencement of this act, been paid, which sum by reason of provision of the act should not have been paid, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको पे नहीं करना था लेकिन आपने पे कर दिया, चाहे इस एक्ट के आने से पहले या बाद में, तो ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी रखता है सेक्शन 7। सच सम शैल एट एनी टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया, एट एनी टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट करने के बाद, be recoverable by the tenant from the landlord who received the payment or his legal representative, and may without prejudice to other method of recovery be deducted within such 6 months by such tenant from any rent payable by him to such landlord। तो यहाँ पे आपको 6 मंथ का पीरियड दे रखा है कि 6, मान लो आपने कोई एक्सेस पेमेंट कर दिया आज लैंडलॉर्ड को, आज से जिस दिन पेमेंट किया उस दिन से 6 मंथ आप काउंट करोगे, ठीक है। तो 6 मंथ के अंदर आप कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन लगा के उसको रिकवर भी कर सकते हैं, और चाहे वो आपका लैंडलॉर्ड से रिकवर कर सकते हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिकवर कर सकते हैं, और किसी का राइट प्रेजुडाइज ना हो, एक्ट के अंदर रिकवरी का मेथड प्रेजुडाइज ना हो, और आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपना रेंट के साथ, जो आपका ड्यू रेंट होगा एक्सेट्रा। बट अब मेन चीज, आफ्टर 6 मंथ क्या करोगे अगर आपने विद इन, तो सेक्शन 7 तो विद इन 6 मंथ ही एप्लीकेबल होगा। आफ्टर 6 मंथ क्या होगा, आप रिकवरी सूट भी फाइल करो, सिंपल जो सिविल कोर्ट में रिकवरी सूट विद इन 3 ईयर, सिंपल रिकवरी सूट यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, उसको रिकवर किया जा सकता है। लेकिन रेंट कंट्रोलर के पास जस्ट ओनली 6 मंथ का पीरियड ही है आपके पास। इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो एलआर की बात कर रहा है, has the same meaning as assigned to its CPC and include in the case of joint family property the joint family of which the deceased person was a member। तो यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव का सेम आपका जो मीनिंग कहां से लिया जाएगा, सीपीसी से। क्लियर हो गया। देन एमसीक्यूज, यहाँ पे द वर्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव यूज सेक्शन 7 हरियाणा रेंट कंट्रोलर, कहां से, ये आ जाएगा सीपीसी, और एक सेक्शन आ जाएगा रिकवर, और यहाँ पे टाइम पीरियड का भी एमसीक्यूज बन जाता है। टाइम पीरियड का कितना है, 6 मंथ, याद ध्यान रखना। यहाँ पे एक एमसीक्यूज सेक्शन के बेस पे बन जाएगा, कौन सा सेक्शन है, रेंट एक्सेस रेंट हमने पे कर रिकवर कर सकते हैं, सेक्शन 7 हो गया। दूसरा आपका यहाँ पे 6 मंथ पीरियड, तो 6 मंथ बेरक्ट में कर लेना टिका आपने। देन तीसरा की लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग का कौन से एक्ट में, तो वो सीपीसी से है, ठीक है। देन सेक्शन 8, इंक्रीज ऑफ रेंट ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रेट एक्सेट्रा ऑफ लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। अब बोलते हैं लोकल अथॉरिटी मतलब जो आपका म्युनिसिपल है, लोकल अथॉरिटी टैक्स को इंक्रीज करते हैं, सेस वगैरह, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, क्या टेनेंट को भी रेंट यहाँ इंक्रीज किया जा सकता है कि नहीं किया। देखो जनरली क्या है कि सेक्शन 5 एक प्रोहिबिटेड प्रोविजन है, अगर फेयर रेंट है तो उसको इंक्रीज आप नहीं कर सकते हैं, मतलब 5 ईयर तक। बट देयर आर एक्सेप्शन है कि अल्टरेशन वगैरह द रिक्वेस्ट ऑफ द टेनेंट है तो इंक्रीज किया जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखते हैं। Notwithstanding anything contained in any of the provision of this act, a landlord shall be entitled to increase the rent of building or rental land if after the commencement of the tenancy, a fresh rate says tax is levied in respect of the building or rental land by local authority if there is increase in the amount of such rate says tax being levied at the commencement of the दिस एक्ट, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट अब देखो ये बोलते हैं कि इंक्रीज किया जा सकता है। मान लो जैसे आज टेनेंसी फिक्स होगी, ठीक है, आज है 25 फरवरी 2024, आज टेनेंसी फिक्स हो गया कि 5000 रेंट है और इसके ऊपर आपको 50 रुपए टैक्स भी देना है, तो कितना होगा 5050 रुपीज, 50% टैक्स देना, एग्रीड हो गया। आफ्टर दैट क्या होगा, अब गवर्नमेंट ने या लोकल अथॉरिटी ने टैक्स इंक्रीज कर लिया, और वो टैक्स कहां से रिकवर करोगे, आप टेनेंट से करोगे। अब गवर्नमेंट ने 50 की जगह कितना, इंस्टेड ऑफ 50 कितना चार्ज करना है, 150, तो अब आप टेनेंट को बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा 100 आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि आप इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आप अदरवाइज तो आपने इंक्रीज नहीं करना था, बिकॉज क्या हुआ, लोकल अथॉरिटी ने टैक्स को इंक्रीज कर दिया। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोवाइडेड दैट इंक्रीज इन रेंट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ एनी सच रेट एज tax amount of increase in such rate as the case may be, provided further that such increase or rent shall be payable the tenant from the date of the dispatch or written notice of demand sent by the landlord under registered cover। टेनेंट यहाँ पे ऐसे इंक्रीज नहीं देगा, आपको क्या करना है, रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा।
जब तक आप डिमांड नहीं करोगे, रिटर्न नोटिस नहीं दोगे, तब तक वो आपको पे नहीं करेंगे। जिस दिन आपने डिस्पैच कर लिया, उसी दिन से रिटर्न नोटिस जब भेज दिया आपने टेनेंट को, रजिस्ट्री कर दी, उस दिन से वो आपका इंक्रीज जो टैक्स वगैरह वो पे करना पड़ेगा टेनेंट को। Notwithstanding anything contained in any other lawful time in force in any other contract, no landlord shall recover from his tenant the amount of any rate, cess or tax or any portion thereof in respect of any building, rental land occupied by such tenant by an increase or amount of the rent payable, otherwise say provided subsection 1। ये बोला कि अदरवाइज नॉट विथ स्टैंडिंग, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता लॉ में क्या बोला गया एक्सेट्रा। एनी कॉन्ट्रैक्ट, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सॉरी, नो लैंडलॉर्ड शैल रिकवर, तो लैंडलॉर्ड यहाँ रिकवर नहीं कर सकता उस रेट को, जो आपका टैक्स सेस एक्सेट्रा को, पोर्शन दे रहे रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग रेंटल लैंड जहाँ पे इंक्रीज किया गया है, अदरवाइज जो सबसेक्शन से प्रोवाइड किया क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग, अदरवाइज रिकवर नहीं कर सकता है। ठीक है, हाँ क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग अगर वो नोटिस वगैरह देना पड़ेगा तब वो इंक्रीज कर सकते, लेकिन ऐसे रिकवर नहीं कर पाएगा लेटर ऑन। ठीक है, देन प्रोहिबिटेड है वो MCQs, रेंट व्हिच शुड नॉट हैव बीन पेड मे रिकवर अंडर सेक्शन ऑफ इन हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट। कितना कौन सा सेक्शन है? सी होगा, सेक्शन 7 और 6 सेक्शन 7 में रिकवर कर सकते हैं और 6 मंथ का टाइम पीरियड है। ठीक है, ये आपका MCQs बन जाता है। अंडर हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट द लैंडलॉर्ड कैन इंक्रीज रेंट ऑन अकाउंट ऑफ फ्रेश लिवर ऑफ रेट सेस और टैक्स। रेट सेस और टैक्स में यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है। कैन लैंडलॉर्ड रिकवर द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स फ्रॉम द टेनेंट अंडर हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट? आंसर इज नो। ठीक, सॉरी, आंसर इज नो होना चाहिए, रिकवर नहीं कर सकता है वो आपका। एक बार इसको फिर से देख लो। Notwithstanding anything contained in any law for time begin force in any contract, no landlord shall recover from his tenant the amount of any rates as the portion thereof in respect of any building। तो रिकवर नहीं कर सकते, आंसर नो होना चाहिए आपका यहाँ पे। ठीक है, then under the Haryana Rent Control Act the rent can be increased by the landlord on account of payment of rate etc local authority but not on account of payment other taxes। true, it is true। ठीक है, लोकल अथॉरिटी ने बढ़ाया होना चाहिए टैक्स एक्सेट्रा, ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दे तो आपने भी। लोकल अथॉरिटी, ठीक है, जो हरियाणा की लोकल अथॉरिटी है तभी आप यहाँ पे उसको चार्ज कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। लैंडलॉर्ड टू प्रोवाइड सर्टेन एमिनिटीज, देखो जनरली लैंडलॉर्ड्स को कुछ फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, नेसेसिटी की चीजें जो होगी, सीवरेज, टैप वाटर, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपका सेक्शन 9 में ये ड्यूटी ऑफ द लैंडलॉर्ड है। if the amenities of electricity, sewerage or tap water supply have been made available in any locality by the state government or local authority, the tenant of the building or rental land of such a locality shall be entitled to enjoyment thereof subject to provision hereinafter contained। तो यहाँ पे राइट भी है टेनेंट का कि उसको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, if the landlord at the return request of a tenant, अगर मान लो टेनेंट को रिटर्न रिक्वेस्ट करता है लैंडलॉर्ड से, फेल टू एग्री in writing to provide all or any of the amenities within a period of 30 days or fail to provide the same within a period of 90 days of such a request, the tenant may apply to the controller for that purpose। The controller may on such application by the tenant and after such inquiry as may be deemed fit permit the tenant to have such amenity at the cost of landlord on such condition as they may have deemed proper। The tenant shall be entitled to deduct the expenses incurred by him in providing the amenity from the rent payable to landlord till the full amount is realized। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, अगर मान लो टेनेंट को कोई फैसिलिटी नहीं है जो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे लोकल अथॉरिटी ने प्रोवाइड कर रखी है कि ये फैसिलिटी होनी चाहिए, लाइक जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा, अब टेनेंट के पास ऑप्शन है, वो लैंडलॉर्ड को रिटर्न रिक्वेस्ट कर सकता है। और अगर लैंडलॉर्ड फेल हो जाता है, एग्री टू इन राइटिंग टू प्रोवाइड ऑल और एनी ऑफ द एमिनिटीज विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज। पहला कि ऑल, जो प्रोवाइड ऑल, जितनी भी फैसिलिटी उनको सारी प्रोवाइड करने के लिए फेल हो जाता है, और फेल टू प्रोवाइड सेम विद इन अ पीरियड, या फिर किसी पर्टिकुलर फैसिलिटी के लिए 90 डेज का पीरियड है कि 90 डेज रिक्वेस्ट के बाद, पहले तो देखो फेल टू प्रोवाइड द सेम विद इन पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ सच रिक्वेस्ट, मतलब पहला 30 डेज के अंदर, जैसे टेनेंसी आपने टेनेंसी आज से स्टार्ट हुई तो विद इन 30 डेज विदाउट रिक्वेस्ट, विद इन 30 डेज विदाउट रिक्वेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी फैसिलिटी। ठीक है, आप 30 डेज का वेट करोगे, 30 डेज तक उसने प्रोवाइड नहीं किया,
तो टेनेंट यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। मान लो सपोज ये टेनेंसी स्टार्ट हो गई, ठीक है, ये टेंडेंसी यहां से स्टार्ट होगी। अब 30 डेज के अंदर अंदर ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी विदाउट रिक्वेस्ट, ठीक है। अपने ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करनी पड़ेगा किसको, लैंडलॉर्ड को। मान लो लैंडलॉर्ड ने प्रोवाइड नहीं किया, आफ्टर 30 डेज अब टेनेंट क्या करेगा यहाँ पे, वो टेनेंट जो है वो नोटिस सेंड कर सकता है, उस नोटिस से 90 डेज के अंदर उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा और रिटर्न नोटिस होगा। पहले 30 डेज में ऑटोमेटिकली, जैसे आज टेनेंसी स्टार्ट हुई, यहाँ से 30 डेज काउंट कर लो, वो विदाउट नोटिस, तो 30 डेज में प्रोवाइड करनी होगी एमिनिटीज। अगर वो फेल हो जाता है, आफ्टर दैट क्या है कि आपको रिटर्न नोटिस भेजना पड़ेगा टेनेंट को लैंडलॉर्ड के लिए, फिर 90 डेज का पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट नोटिस। अगर वो फेल होता है तब कंट्रोलर के पास अप्लाई किया जा सकता है। आफ्टर दैट कंट्रोलर एक प्रॉपर इंक्वायरी करेगा एंड देन टेनेंट को अलाउ करेगा, तुम कॉस्ट, अब तुम अपनी उस पे खर्चे पे वहां पे अपना जो भी इंप्रूवमेंट है, जो भी एमिनिटीज है, वो आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होगा, आफ्टर दैट जो भी खर्चा, जो कॉस्ट लगेगा, वो रियलाइज किया जाएगा, उसके रेंट से डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ सच एक्सपेंस शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ अमाउंट ऑफ रेट। तो मतलब कितना परसेंट, 50% से ज्यादा आप एक्सपेंसेस या खर्चा नहीं कर सकते, 50% याद रखना। प्रोवाइडेड फॉर टेनेंट, provided further that the controller may reject the application if it's satisfied that such an order will cause undue hardship to the landlord, keeping in view his source of income or would involve expenditure incommensurate with the benefits sought। तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। मान लो टेनेंट की ऐसी कोई डिमांड है जो वो पूरा नहीं कर सकता, लैंडलॉर्ड के पास इतना एक्सपेंसेस ज्यादा है, ज्यादा लगने हैं उसमें, उतर उसकी सफिशिएंट इनकम वगैरह नहीं है उस एमिनिटीज को प्रोवाइड करने के लिए, इन दैट केस रिजेक्ट भी किया जा सकती है एप्लीकेशन ऑफ द टेनेंट। द कंट्रोलर में फिक्स द रेंट, fix the tenant extent and specification of the amenity as far as possible, keeping in view in circumstances of the case and also the estimated cost thereof। तो कंट्रोलर यहाँ फिक्स कर सकता है कितना एक्सटेंट है, आपको एस्टिमेट देना पड़ेगा, इतना एस्टिमेट, इतना खर्चा आएगा एक्सेट्रा। तो कंट्रोलर यहाँ पे प्रॉपर इंक्वायरी करेगा। आफ्टर द एमिनिटी हैज बीन प्रोवाइडेड, the tenant shall immediately thereafter send the detail of expenses incurred by him to the landlord। अब जब टेनेंट ने अपना खर्चा कर लिया, वो सारी डिटेल किसको भेजनी पड़ेगी, लैंडलॉर्ड के लिए, कितना एक्सपेंसेस यहाँ पे खर्चा वगैरह आया उस एमिनिटीज पे। इन केस ऑफ डिस्प्यूट एज रिगार्ड द क्वांटम ऑफ अमाउंट स्पेंट फॉर प्रोवाइडिंग द एमिनिटीज, द सेम शैल बी डिसाइडेड बाय कंट्रोलर आफ्टर इंक्वायरी ऑन द एप्लीकेशन मेथड। अगर क्वांटम अमाउंट पे कि इतना अमाउंट ज्यादा कैसे आया, इतना कम खर्चा लगना चाहिए था, एक्सेट्रा, कुछ भी डिस्प्यूट रहता है उनका, तो वो कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे कंट्रोलर डिसाइड करेगा। The landlord shall be entitled to enhance the rent of the building or rental land to the extent of 8% per annum of the amount spent for providing such amenity from the date of amenity is provided। अब देखो यहाँ पे जनरली क्या होता है, रेंट वो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन यस, अगर उन्होंने अपना एक्सपेंसेस यहाँ पे किया तो लैंडलॉर्ड को ही दे, चाहे टेनेंट क्यों ना करता हो, डिडक्ट तो लैंडलॉर्ड से ही होगा, ठीक है। उसका रेंट में एडजस्ट किया जाएगा या लैंडलॉर्ड को पे करना पड़ेगा। तो लैंडलॉर्ड इस बेसिस पे जब एक्स्ट्रा यहाँ पे एमिनिटीज प्रोवाइड की जाएगी, तो लैंडलॉर्ड यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है, एनहेंस कर सकता है रेंट ऑफ द बिल्डिंग को, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द टेनेंट हैज इनिशियली इनकर्ड द एक्सपेंसेस फॉर प्रोवाइडिंग सच एमिनिटीज, the enhancement of rent shall not allow till the amount spent by the tenant has been realized। ठीक है, ये बोलता है कि तब तक नहीं दिया जाएगा प्रोवाइड द टेनेंट हैज इनिशियली इनकर्ड द एक्सपेंस। अगर टेनेंट ने एक्सपेंसेस इनकर्ड कर दिया, लैंडलॉर्ड ने नहीं, टेनेंट ने पैसा दिया है, तो एनहेंसमेंट रेंट तब तक अलाउड नहीं होगा जब तक उसका पैसा उसको रियलाइज नहीं किया जाएगा, उसको वापस नहीं किया जाएगा। किसका, टेनेंट का पैसा, या उसको एडजस्ट नहीं किया गया, तब तक अलाउड नहीं है कि उसको एनहेंस किया। अगर लैंडलॉर्ड ने पैसा खर्च किया खुद से विदाउट टेनेंट के एक्सपेंसेस से, तो वो और बढ़ा सकता है। अगर टेनेंट ने अपना खर्चा किया हो, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस से, तो जब तक उसका रियलाइज नहीं किया, उसका अमाउंट उसका डिडक्ट नहीं किया या उसको वापस नहीं किया, तब तक यहाँ पे रेंट यहाँ पे बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। यही बोलता है आपका प्रोवाइसो। देन सेक्शन 10, लैंडलॉर्ड नॉट टू इंटरफियर विद एमिनिटीज, कि लैंडलॉर्ड अननेसेसरी इंटरफियर नहीं करेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को कट नहीं कर सकता है या पानी की सप्लाई को कट नहीं कर सकता है। और वो राइट है किसका, हमने अभी तक सेक्शन 9 में भी पढ़ा, नो लैंडलॉर्ड शैल विदाउट जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज कट ऑफ विदाउट विथहोल्ड एनी एमिनिटीज एंजॉयड बाय द टेनेंट। मतलब जो भी एमिनिटीज, चाहे वो वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी जो विदाउट सफिशिएंट कॉज लैंडलॉर्ड यहाँ पे कट ऑफ नहीं कर सकता है, ठीक है, ना ही विदहोल्ड कर सकता है।
A tenant in occupation of building or rental land may, if the landlord has contravened the provision of this section, make an application to the controller complaining of such contravention. अगर कोई लैंडलॉर्ड ऐसा करता है तो टेनेंट के पास राइट है, वो कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं इस कंट्रावेंशन का, जिसने उसकी सप्लाई वगैरह को कट कर दिया हो. If the controller or inquiry of find that tenant has been in enjoyment of the amenities and that they were cut off and withheld by the landlord without just and sufficient cause, he shall make an order directing the landlord restore such amenities. तो अगर जब इंक्वायरी होगा, एप्लीकेशन फाइल होगा कंट्रोलर के पास कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट किया गया या वाटर सप्लाई कट किया गया विदाउट एनी जस्ट रीजन, विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, ठीक है, तो कंट्रोलर यहाँ पे ऑर्डर कर देगा किस चीज को, उनको रिस्टोर करने का, ठीक है. Provided that if the controller is satisfied from affidavit otherwise that immediate enjoyment of amenities is essential, he may be order in writing allow the tenant to get such amenities stored on such term and a condition as may be imposed by the control subject to his final dispute regarding the expenses of a restoration of the building. तो इंटरिम ऑर्डर की बात करता है. बस देखो, जब भी कंट्रोलर पास यहाँ पे पिटिशन फाइल होगा तो उसमें टाइम लग सकता है, और वो एसेंशियल है. जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी आपको डेली यूज करना है, तो इंटरिम ऑर्डर भी, टेम्परेरी ऑर्डर भी दिया जा सकता है कि जब तक डिस्पोज ऑफ ना हो एप्लीकेशन, तब तक वो रिस्टोर किया जाए, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है. इंटरिम ऑर्डर भी पास किया जा सकता है. देखते हैं एमसीक्यूज क्या बनता है यहाँ पे. लैंडलॉर्ड कैन कट ऑफ और विदहोल्ड एमिनिटीज बाय टेनेंट अंडर द हरियाणा रेंट कंट्रोल 1973 एट एनी टाइम ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ रेंट एनी डिस्टर्ब. कभी भी नहीं कर सकता है, प्रोविजन है कि आपको अननेसेसरी नहीं करना है विदाउट sufficient reason. In the case where the landlord without any justification interference with amenities enjoyed by the tenant, an application complaining such contravention can be made to under section इतना of हरियाणा, can be made to controller होगा. कहाँ पे कंट्रोलर के पास लगा सकते हैं, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 10 आएगा यहाँ पे. तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा बेरक पे फोकस करना है यहाँ पे. Then now section 11, contravention of residential building into non-residential building. क्या आप किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को आपका नॉन रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो, जनरली जब भी बिल्डिंग बनती है अर्बन एरिया में, तो आपको नक्शा पास करना होता है, अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सैंक्शन लेना होता है, वहां फॉर्म होते हैं, पर्टिकुलर आपको देना होता है कि कौन सी बिल्डिंग किस पर्पस के लिए बनाई होती है. तो आपने वहां टिक किया होगा कि वो रेजिडेंशियल पर्पस से है, नॉन रेजिडेंशियल पर्पस से. आफ्टर दैट अगर आप चेंज करना चाह रहे हो अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग को नॉन रेजिडेंशियल, तो आपको नो पर्सन शैल कन्वर्ट अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इनटू नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ राइटिंग ऑफ द कंट्रोलर. तो कंट्रोलर की परमिशन से ही कन्वर्ट होगा, अदरवाइज कन्वर्ट नहीं होगा. वो भी रिटर्न ऑर्डर से, रिटर्न परमिशन होनी चाहिए, ठीक है. Who can permit the conversion of residential building into a non-residential building under Haryana Rent Control Act 1973. कौन कर सकता है? कंट्रोलर. सिंपल सा आंसर है, कंट्रोलर कर सकता है. एक बार बेर एक्ट देखोगे ना आप, रेंट एक्ट का सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे, बट ऐसे ही आप एक बार बेर एक्ट उसको अच्छे से रीड करो और कंटेंट अच्छे से देखो, उसका सेक्शन देखो. 3-4 क्वेश्चन अगर आएंगे या 2 या 3 क्वेश्चन, तो मे बी 2-3 क्वेश्चन आएंगे, तो 2-3 क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपका लोकल एक्ट में. A written permission of controller is required to convert a residential building into a non-residential building. Correct. ठीक है, तो written permission नहीं चाहिए, oral order नहीं, written permission. The next is failure to landlord to make necessary particulars. Section 12 necessary particulars. If a landlord fails to make necessary repair to a building other than structural alteration, structure मतलब reconstruction, उसके reconstruction के अलावा जो भी रिपेयर है, मान लो रूफ टपक रही है या कोई विंडो आपका मिरर टूटा हुआ है, इस तरह से कुछ रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, द कंट्रोलर शैल बी कॉम्पिटेंट टू डायरेक्ट ऑन एप्लीकेशन बाय द टेनेंट and after such inquiry as controller may think necessary that such a repair may be carried out by the tenant and the cost thereof may be deducted from the rent which is payable. अगर टेनेंट यहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकता है कि मेरी बिल्डिंग में रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो डोर टूटा हुआ है, ठीक है, उसको रिपेयर करना है, विंडो टूटी है, उसको रिपेयर करना है, अदरवाइज अदर देन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब पूरा होल स्ट्रक्चर रिपेयर करना है, उसके अलावा जितनी भी छोटी मोटी रिपेयर है वो किसको करनी पड़ेगी? लैंडलॉर्ड को. अगर वो फेल हो जाता है तो टेनेंट अप्लाई कर सकते हैं कंट्रोलर के पास, और टेनेंट अपने पैसे से उसको करेक्ट कर सकता है, उसको रिपेयर कर सकते हैं, और वो जो एक्सपेंसेस टेनेंट के आए वो क्या हो जाएंगे? डिडक्ट हो जाएंगे फ्रॉम द रेंट. ठीक है.
Provided that if controller is satisfied from affidavit otherwise that urgent repair are essential, he may be order in writing allow the tenant to get the repair carried out on such term and condition as may be imposed by the controller, subject to his final decision in regard to the cost thereof. क्लियर है कि अगर वो अर्जेंट नीड है, मान लो सॉरी अर्जेंट नीड है, मान लो सपोज डोर ओपन, डोर ब्रोकन है एक्सेट्रा, तो वो अर्जेंट है, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, इंटरिम ऑर्डर भी पास किया जा सकता है उस रिलेटेड जब तक वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ ना हो फाइनल, ठीक है, क्लियर। रिपेयर टू बिल्डिंग कैन बी ऑर्डर टू बी इफेक्टेड बाय लैंडलॉर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट, तो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 12 के अंदर है, तो पहला क्वेश्चन 12 से ही बन जाता है। तो अंडर सेक्शन 12 Haryana Rent Control Act, duty is cast upon the landlord to make necessary repair to the building. Such repair includes structural alteration. No, structural alteration नहीं हो सकता है. Does not include structural alteration. Yes, B answer यहाँ appropriate होगा. Structural alteration request of the tenant. No, B answer यहाँ appropriate होगा. Does not include structural alteration. ठीक है. The cost of necessary repair carried out as per the direction made under section 12 of the Haryana Rent Control Act from can be deducted from the rent paid by the tenant, cannot be deducted, is discretion of the landlord, is discretion of the controller. Yes, discretion of the controller यहाँ पे ऑर्डर करेगा कि उसको डिडक्ट किया जाए, ठीक है, रिपेयर। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो 13 है, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, सेक्शन 13। तो अभी तक हमने सेक्शन 1 से 12 किया इस वीडियो लेक्चर में, तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लो, एमसीक्यूज इसके साथ में हमने रखे हुए हैं, तो एमसीक्यूज भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एमसीक्यूज क्या क्या बनते हैं, और भी एक आधा एमसीक्यूज बन सकता है, नॉट ये, बस क्वेश्चन आपको आएंगे बेरेक्ट से ही, और बेरेक्ट पे ही फोकस करना है, और आपका सेक्शन एटलीस्ट आपको सेक्शन याद होना चाहिए, पीरियड वगैरह याद रखो, पावर किसके पास है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे बेरेक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट अब सेक्शन 13 ऑनवर्ड्स 24 तक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।